आपको क्यों अमृता प्रीतम पसंद आने लगी। रसीदी टिकट के लिए खुशवंत सिंह ने ये कहा था कि तुमने लाइफ में ऐसा किया क्या है कि तुम्हारी आत्मकथा लिखी जाए। वो लोग जब अमृता की बात कर रहे हैं तो वो साहिर और इमरोज को कनेक्ट करके उस लव ट्रायंगल की बात ज्यादा कर रहे हैं। अमृता ने जरूर कहा कि वो नज्म मेरे लिए थी या वो लेटर मेरे लिए था, मैं उनको फोन लगाने वाली थी, या मेरा प्रेम है तो मेरे भीतर रहे, मैं उस पर कविताएं लिखूं, खत लिखूं। तो अमृता जो इतनी बोल्ड लेडी है, आपको क्या लगता है कि क्या डिसीजन था, क्या कारण था कि वो साहिर के साथ जाके नहीं रह सकती थी? इन्हें अमृता क्यों पसंद है और लोगों को अमृता क्यों पढ़नी चाहिए? नमस्कार, अमर उजाला काव्य के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीपाली अग्रवाल। आज हमने काव्य कैफे किया था अमृता प्रीतम स्पेशल, और इसी कार्यक्रम में हमें मिल गए मोहित द्विवेदी। मोहित युवा कवि हैं, लिखते पढ़ते हैं और दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी कहते हैं, प्ले भी करते हैं, लगातार ऐसे कार्यक्रम इवेंट्स करते रहते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अमृता प्रीतम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अमृता प्रीतम का जन्मदिन भी अभी आने वाला है 31 अगस्त, हालांकि हम इस पॉडकास्ट को पहले शूट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अमृता प्रीतम के इतने बड़े फ़ैन क्यों हो? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और अमृता प्रीतम को इतना पसंद करने का बहुत ही अजीब सा ही एक वाकया था जी। ये शुरुआत हुई थी कि हम लोग फेसबुक पर लाइव किया करते थे, अलग अलग कवित्रियों या कवियों के बारे में बताया करते थे। तो किसी एक संस्था ने मुझे कहा कि आप अमृता प्रीतम पे करिए, और तब तक मैंने अमृता प्रीतम को वही जो इंटरनेट पे जितना मौजूद है उतना पढ़ा था। तो मुझे लगा कि थोड़ा बेहतर करने के लिए मैं किताबें मंगा लेता हूँ। तो मैंने देखा रसीदी टिकट मिल रही थी। तो अक्सर होता है कि जब आप कोई उपन्यास पढ़ रहे होते हैं या फिर जब आप कोई भी बायोग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो रुक रुक के पढ़ते हैं चैप्टर वाइज। शाम का वक्त था, कमरे में किताब आई, डिलीवर हुई, मैंने रसीदी टिकट खोली और मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, मतलब पहली किताब आपने आत्मकथा से शुरुआत की और वो लगातार मैंने पूरी किताब पढ़ी। और पहली बार ऐसा हुआ था, मैं हमेशा जब भी किताब पढ़ता हूँ तो स्किप कर करके थोड़ा रुक रुक के सोच समझ के पढ़ता हूँ। वो पहले दिन में ही 2-3 घंटे की सेटिंग में पूरी किताब खत्म हो गई और मैं रोता चला जा रहा था। पहली चीज़ ये थी कि कोई इंसान अपने आप को इस तरह से बहुत ही खुले तरीके से कैसे दिखा देता है। दूसरा कि साधारण जब भी हम आत्मकथाएं पढ़ते हैं तो बहुत ही साधारण होती हैं, लेकिन एक आत्मकथा भी किस तरह से बहुत पोएटिक थी। वहाँ से अमृता से जुड़ाव महसूस हुआ। वो हमने सेशन किया और उसके बाद फिर मैंने देखा इंटरनेट पे करीब 27 से 28 किताबें मौजूद थी, मैंने सब मंगा दी एक साथ। अच्छा। तो जो पब्लिशर थे जो भेज रहे थे उन्होंने फ़ोन किया कि आप वहाँ से नहीं हमारे पास से मंगाओ। तो उनके पास और किताबें थी जो लिस्टेड नहीं थी, उन्होंने भेजी। फिर एक एक करके किताबें पढ़ी। तो फिर मुझे लगा कि जो इंटरनेट पे बहुत ही थोड़ी बहुत चीज़ें मशहूर हैं उनके लिए, मैं तेनू फिर मिलांगी हो गया, या फिर आज अक्खा वारिशानू, उसके इतर भी अमृता ने बहुत सारी बातें लिखी हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन है। एक कवि या लेखक जब बहुत ज़्यादा ह्यूमन होकर लिखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा आदम उसके अंदर आ जाता है, तो वो बहुत रिलेटेबल हो जाता है। और जिस तरह की कविताएं या कहानियां मुझे पढ़ना पसंद थी पर्सनली, अमृता ने वैसी चीज़ें लिख दी थी। जैसे एक मेरी कहानी लिखी थी मैंने, गुमशुदा, और उस कहानी की मैंने शुरुआत की थी जो गुमशुदा का पोस्टर लगा होता है उससे। और वो मैंने अभी लिखी थी, मैंने अमृता को तब तक नहीं पढ़ा था। मैं अमृता की किताब पढ़ता हूँ और उसमें गुलियाना के खत में उन्होंने ऑलरेडी वो लिखा हुआ है मुझसे बहुत पहले। तो वो एक सिमिलैरिटी सी भी दिखी, फिर एक अपनापन सा आया कि किस तरह खुले तरीके से कोई कविताओं को कह देता है। एक उनकी कविता है जिसको कविता सेठ जी ने गाया भी है। हाँ, आज तिड़के खड़े था। हाँ, तिड़के खड़े था। वो तिड़के खड़े था पानी की जब आप मीनिंग समझते हो कि एक दिन अंत में आपको मर जाना है, लेकिन आप अपना थोड़ा थोड़ा निकालते जा रहे हो बिना थोड़ा निर्गुण के निकट है वो। हाँ, वही निर्गुण के निकट है। और उनका पूरा जो जैसे आप बहुत सारे कवियों को देखते हैं तो बहुत सारे कवि आपको इंस्पायर करते हैं, उनकी लाइफ कैसी है। अमृता की लाइफ बहुत ज़्यादा ह्यूमन रही, बहुत कंफ्यूज टाइप की थी, मतलब आम लोगों की तरह वो जी रही थी। बचपन में घर पे पूरा माहौल वैसा था जहाँ पर पूजा पाठ होती थी, क्योंकि नंद साधु उनके पिताजी, उन्होंने आश्रम ले लिया था। और उनको ईश्वर का चिंतन करने के लिए कहा जाता था। बचपन से उनके अंदर एक रेबेल आ गया था। तो वो सब कुछ बहुत ही ऐसा लगता था बहुत ह्यूमन है। कभी फिर वो अवसाद से भी घिरी रही, नौकरी की तलाश हुई और फिर इतना सम्मान मिला, तो फिर ऐसा लगता था कि ये जो शख्सियत है ये हम में से ही कोई है, और इसलिए उनसे इतना जुड़ा हुआ और वो इसलिए उनका वो लगाव हुआ। और फिर ये तो कारण ये हुए कि आपको क्यों अमृता प्रीतम पसंद आने लगी। एक बात ये भी है कि रसीदी टिकट से वो कहानी पूरी शुरू हुई। रसीदी टिकट के लिए खुशवंत सिंह ने ये कहा था अमृता प्रीतम को, जो आपका विचार है उससे बिल्कुल उल्टा, कि तुमने लाइफ में ऐसा किया क्या है कि तुम्हारी आत्मकथा लिखी जाए, वो तुम रेवेन्यू स्टैंप पे लिख देंगे, मतलब रसीदी टिकट पे लिख देंगे। आपको क्या लगता है कि क्यों अमृता प्रीतम इतनी स्पेशल है कि उनकी आत्मकथा लोग पढ़ें, या खुशवंत सिंह का ये वाक्य
क्यों गलत है आपकी नज़र में, क्योंकि आप ऑब्वियसली उनको बहुत पसंद भी करते हैं? देखिए खुशवंत जी बहुत बड़े राइटर हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन जिस वक्त पंजाब जहालत, पहलवानी, इन सब से गरीबी, इन सब में था, इन सब से जूझ रहा था, उस समय की औरतें, उस समय की लड़कियां रसीदी टिकट अपने बिस्तर में तकिए के नीचे लेके सोती थी। उसका रीज़न ये था, जो स्त्रीवादी, जो फेमिनिज्म आज के टाइम पे स्यूडो फेमिनिज्म या फेमिनिज्म की 10 बातें चलती हैं, उसकी मुझे लगता है न्यू उन्होंने तब रख दी थी। एक औरत 19 साल की जिसकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, तलाक की बात कर देना, ये बहुत बड़ा कदम वो था। भी उस समय में, वो भी उस समय में, और एक ऐसे परिवार में सीधा सीधा कुफ्र की बात कर देना, सीधे सीधे काफिरों की बात करना, जहाँ के पूरे घर पे पूरा माहौल ही वही था, धार्मिक माहौल था। बचपन में उन्होंने कहा था, नंद साधु, और जब उनकी माँ मर गई थी तो उन्होंने अमृता ने बोला, रसीदी टिकट में लिखा भी हुआ है कि मैं उस ईश्वर का चिंतन क्यों करूं जो मेरी नहीं सुनता। आपने तो कहा था कि वो बच्चों का कहानी नहीं टालता, वो किसी की नहीं सुनता है, तो मैं उस ईश्वर का चिंतन क्यों ही करूं। तो वो रेबेलियसपन उनका बचपन से था, और वही उनका आगे आता चला आया। इस वजह से जब आप वो किताब पढ़ते हैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप समझ पाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा रिलेटेबल और पढ़ी जानी चाहिए। दूसरा, जब आप उनका फिलॉसफी साइड देखते हैं, जैसे मैंने अभी तिड़के घड़े को पानी की बात बताई, या फिर रोजी जो उनकी कविता है, या फिर आदियोगी जो उनकी कविता है, या आप उनकी जब उपन्यास पढ़ते हैं, घोंसला उपन्यास है उनका, उसमें आप पढ़ेंगे नीना और नीना की कहानी, तो वो एकदम बहुत ही अगल बगल की कहानी लगती है। फिर जब आप जो उनका दूसरे लेखकों के प्रति समर्पण रहा है, शिव के लिए, उनका शिव आते थे, शिव बताते थे कि दीदी, शिव और पाश दोनों से, हाँ, शिव दोनों से बात होती थी। सज्जाद से उनका इतना लगा होता, सज्जाद के जो खत थे। उसके बाद सारा शगुफ्ता, उनको बाजी बोलती थी, सारा शगुफ्ता अपनी सारी बातें जो भी था, क्योंकि सेम ही गाँव से आते थे, गुजरावाला से थे दोनों। तो वो चीज़ उनको इतना ज़्यादा ह्यूमन बना देती है कि जब आप उसे पढ़ते हैं ना, तो आपको एक अलग लगाव ही महसूस होता है। मतलब मुझे लगता है कि उनकी और बातें जाननी है, और मतलब शायद अक्षरों के साय के बाद भी 2-3 वॉल्यूम आने चाहिए, जिससे और चीज़ें पता चलें कि जब वो विपासना के समय थी तो क्या हो रहा था उनके साथ, या फिर उन्होंने जब ओशो को फॉलो करना शुरू किया तो उस समय क्या था, या फिर इमरोज़ के साथ साथ क्या परेशानियां आई। क्योंकि उमा त्रिलोक जी ने जितना डॉक्यूमेंट किया है वो सारा डॉक्यूमेंट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके लिए वहाँ की स्थिति हमेशा खड़ी करती रही, और वो बहुत थोड़ा दिख पाया है। मतलब रसीदी टिकट छोटी पड़ गई है वो बात करने आपने के लिए। इतनी सारी बातों में उनकी बहुत सारी कहानियां गिनवाई, पात्र गिनवाए, कविताएं भी गिनवा दी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनका जो साहिर के प्रति जो प्रेम था वो इन सब चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि लोग जब अमृता की बात कर रहे हैं तो वो साहिर और इमरोज को कनेक्ट करके उस लव ट्रायंगल की बात ज़्यादा कर रहे हैं, बजाय उनकी कहानियों और कविताओं की बात जो ज़्यादा होनी चाहिए, अब उस लव ट्रायंगल की बात होती है। तो हमारा जो देश है या हमारा जो समाज है वो बिग बॉस पसंद करता है। उनको दूसरों के घर में क्या हो रहा है उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता है, और कभी भी लोग ये नहीं जानना चाहते कि साहिर और अमृता के साथ जो रिश्ता था वो रिश्ता क्या था। इमरोज को कैसा लगता होगा जब वो जानते होंगे कि सामने वाला इंसान साहिर से प्यार कर रहा है। हाँ। और इसलिए अमृता ने पूछा भी था, उमा त्रिलोक ने भी इस पे बात की कि तुम्हें कैसा लगता था, तो अपनी बात बताते हैं कि ठीक है, मुझे मालूम था तुम्हें साहिर से प्यार है, सज्जाद से लगाव है, लेकिन मैं जानता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब हम किसी से प्यार करते तो रास्तों की मुश्किलों को नहीं गिनते, ऐसा इमरोज कहा करते थे। लेकिन वो जो सत्य है वो लोगों ने कभी देखा नहीं, ना ही क्योंकि पढ़ा ही नहीं। वो एक उतला पढ़ लिया और सीधा बोल दिया कि वो रेटेड है यहाँ पर। जैसे आपने बताया था ना, एक कमेंट भी आया कि अमृता प्रीतम ओवररेटेड है। तो वही चीज़ है कि आपने बस पढ़ लिया कि साहिर ने उनके पीठ पे, साहिर, क्योंकि अमृता की आदत थी हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती, उनकी उंगलियां कभी कुछ होती रहती, वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। और अक्सर होता है जब किसी के दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से, और तभी उन्होंने इतनी ज़्यादा आत्मवेदना निकाल के रख दी लोगों के सामने। जो इंसान अपने सपने लिख देता है, जो इंसान खतों को पब्लिश कर दे रहा है, नागमणि पत्रिका उसका एक ऐसा ही एग्जाम्पल था जिसमें लोगों के सारे पर्सपेक्टिव की किसी ने सवाल किया था कि साहित्य में अश्लीलता क्या है। जो भी सवाल उस समय लोग पूछना चाहते थे, आज के समय में वो तो माध्यम ही मौजूद नहीं है, और वो क्रिटिक लेने को रेडी रहती थी कि आप क्रिटिक करो। अच्छा। हमेशा। और लेकिन वही हुआ कि उस समय वो बॉलीवुड गॉसिप थी, साहिर बहुत बड़े नाम थे, साहिर से बड़ा गीतकार तो कोई हुआ ही नहीं, साहिर इतने बड़े नाम थे, वो बॉलीवुड गॉसिप थी। तो कारण क्या रहा कि अमृता प्रीतम ने साहिर को लेके जो चीजें लिखी? देखिए, हम सब जानते हैं कि साहिर ने कभी उन चीजों के बदले में कभी कुछ नहीं कहा। अमृता ने जरूर कहा कि वो नज्म मेरे लिए थी या वो लेटर मेरे लिए था, मैं उनको फोन लगाने वाली थी पर वो सुधा मल्होत्रा के साथ इन्वॉल्व, तो ये तमाम चीजें थी। लेकिन ऐसा क्यों कि अमृता प्रीतम इतनी ज़्यादा अपने प्रेम को लेके बहुत ज़्यादा बहुत उसको उजागर करती थी, लोगों के सामने उसको दिखाती थी, लेकिन साहिर ने तो कभी नहीं किया।
तो बीइंग अ मैच्योर वुमेन, उन्हें कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि अब मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए, या मेरा प्रेम है तो मेरे भीतर रहे, मैं उस पर कविताएं लिखूं, खत लिखूं? लेकिन इस तरह जो रसीदी टिकट में उन्होंने सारी चीजें लिखी कि मैं उसकी पीठ पर लिख रही थी, या एक जगह जब साइन करने थे तो मैं साहिर साहिर लिखती चली गई, व्हाई दैट? इसका जवाब यहाँ से शुरू होता है कि अमृता फैन गर्ल थी साहिर की। हाँ, साहिर उस समय बहुत नाम हो रहा था साहिर का। हाँ। हर जगह साहिर दिखते थे और साहिर बहुत ज़्यादा तलखियाँ आ चुकी थी साहिर की, और हर जगह हर मुशायरे में साहिर दिखाई पड़ा करते थे। प्रीतनगर आई थिंक 1944 में पहली मुलाकात हुई थी जब इन दोनों की, और एक फैन गर्ल उन्होंने हमेशा साहिर को एक स्टार की तरह देखा था। और जब आपको एक स्टार से प्यार हो रहा है, जो आपकी लाइफ का स्टार है, और वो आपकी कविताएं पढ़ के आपकी तारीफ कर रहा है, मुशायरे के बाद आपके साथ घंटों घंटों वॉक कर रहा है, तो आप तो फिर उसके एकदम प्यार में पागल हो जाओगे। मान लीजिए, सॉरी आपकी बात पर मैं ये कहूंगी कि मान लीजिए कि जो परिपक्वता, अगर साहिर उनसे प्रेम करते थे तो, कि अगर जो परिपक्वता साहिर की तरफ से थी कि मैं इस मामले पर खामोश रहूं, कुछ ना बोलूं, वो अमृता की तरफ से क्यों नहीं थी? ये लेटर होना है। अब आप ये देखिए, अमृता उस टाइम, अगर साहिर उस टाइम 20-23 के थे तो अमृता भी छोटी थी। हाँ। अमृता साहिर से छोटी थी, हाँ, तो उस समय एक नयापन था। लेकिन जब आप आगे जाओगे, उन्हीं के देखोगे, तभी मैंने कहा कि अमृता बहुत ह्यूमन दिखती हैं उनकी राइटिंग में। जब आप अक्षरों के साय में जाओगे तो वहाँ पर सा आ करके लिखा है उन्होंने नाम मेंशन करना आखिरी तक में बंद कर दिया था। और फिर मैच्योरिटी यही थी कि शुरुआत में बात एकदम बंद हो गई थी जब दोनों तरफ से नज़में और कविताओं के वो चल रहे थे, द्वंद्व चल रहे थे। जब आप लेटर ऑन आते हो तो देखते हो कि साहिर इमरोज जाके साथ में बैठ के पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं साथ में, तो वो मैच्योरिटी की वजह से आया। वो तो एक वाकया ये भी है ना कि जब साहिर बैठे हुए थे और अमृता और इमरोज दोनों आए थे, तो उसके बाद साहिर ने नज्म लिखी कि तुम आबाद घरों के बाद। तो ये अच्छा, इस पर एक इसी जो लव ट्रायंगल है, इसी पर जब जावेद साहब से किसी ने पूछा था, आपने शायद वो वीडियो देखा भी होगा, कि किसी ने पूछा कि आपका क्या कहना है इस लव ट्रायंगल पे, तो उन्होंने बोला एनेक्डोट्स है, कौन रोक रहा था उनको साथ में रहने से। तो अमृता जो इतनी बोल्ड लेडी है, आपको क्या लगता है कि क्या डिसीजन था, क्या कारण था कि वो साहिर के साथ जाके नहीं रह सकती थी? इसके लिए साहिर को समझना थोड़ा सा, क्योंकि साहिर को भी अगेन सबने बहुत ऊपर ऊपर देखा है। हाँ। साहिर आते थे जिस परिवार से, उनके पिताजी ने उनका नाम अब्दुल हई रखा था। हाँ। और अब्दुल हई उनके दुश्मन का नाम था, उनके पिता के दुश्मन का नाम था। तो वो मारते थे बेटे को, मारते पीटते थे। उन्होंने घर पे डोमेस्टिक वायलेंस देखी थी, तलाक देखा था, तो इस वजह से अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। सिंस अमृता प्रीतम तलाकशुदा थी और 2 बच्चों के साथ रहती थी, तो उनकी माँ को वो ट्रॉमा था एक कि मेरे बेटे के साथ भी वो ना हो। और इस अपब्रिंगिंग से आने के बाद साहिर स्टार हो गए थे बहुत बड़े, तो वो अकड़ आना लाजमी थी, क्योंकि जिस तरह से अपना उनका लहजा था या बात करने का तरीका था, वो एक अंदर उनके मतलब पॉजिटिव तरीके से आप कह सकते हो एक अकड़ थी, वो दिखती थी। इसलिए जब आप दोनों के कॉन्वर्सेशन भी देखते हो या बातें भी देखते हो, साहिर साहब के नज़मों को भी देखते हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी तल्खपना दिखता है उनके अंदर का, और वो होना भी चाहिए था, क्योंकि एक इंसान की फितरत आगे चल के वैसी होती है जैसा उसका बचपना गया होता है। तो अब बचपना जिस इंसान का ऐसा रहा, उसने पूरी शोहरत पाली, एक तो वो गुरूर आना था। और फिर साहिर थोड़े प्राइवेट किस्म के आदमी थे, जैसा लिखा, अमृता ओपन थी, और ये चीज़ें उनकी माँ को नहीं पसंद आई थी इतनी, और उनकी माँ को सुधा मल्होत्रा बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अमृता को मत लाना, इस वजह से लाना है तो सुधा को लाना। खैर, ये तो साहिर और अमृता की बात हो गई। एक चीज़ ये भी कि अमृता प्रीतम ने विभाजन पे तो खैर बहुत सारा लिखा ही, उन्होंने वो विभीषिका भी देखी थी, पिंजर जैसे उपन्यास लिखे। कुछ उनके बारे में मैंने कभी कहीं फेसबुक पर पढ़ा था कि उनकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किसी दूसरे राइटर की उठाई हैं। हालांकि मैं उस बात को कभी पकड़ तो नहीं पाई कि किसी ने कहा था कि रसीदी टिकट नाम भी उन्होंने कहीं से लिया है, लेकिन खुशवंत सिंह से वो हमें चीज़ मिल जाती है कि उन्होंने शायद वहाँ से लिखा होगा। लेकिन उनका एक गाना है कि चरखा चलाती माँ धागा बनाती माँ, वो जो पिंजर में भी गाना है, तो उसकी जो कविता है वो उन्होंने अमीर खुसरो की एक लाइन से ली है। तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा जो आपको लगा कि ये कहीं और से मैंने पढ़ा है और यहाँ पर लिया गया है? अब आप ये जो मैंने एक लाइन अभी शुरुआत में मेंशन की थी, आत्म वेदना व दृष्टि प्रदान करती है कि आप पराई पीड़ा को पहचान सके, जो जाके पैर ना पड़ी बेवाई वो को जाने पीर पराई। सेम बात है। अब अपने तरीके से कही गई है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करके कही है। हर राइटर किसी ना किसी राइटर से हमेशा इंस्पायर रहा है, और उस इंस्पिरेशन की वजह से वो इंस्पिरेशन आपको उनकी कविताओं में हमेशा दिखेगा। और ये जब ये लोग साधुओं को बहुत पढ़ते थे, वारिस शाह, बुल्ले शाह का बहुत जिक्र है, आप उनकी बहुत सारी नज़मों में आप देखोगे वो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी या एग्जैक्ट कोट्स मिलते थे। जैसे गुलजार साहब का भी आप कहते तैया तैया जो है छैया छैया बना। हाँ। तो वो एक इंस्पिरेशन होता है, और इसको कभी नहीं निकाला। इमरोज साहब के घर आप मतलब अब तो इमरोज साहब रहे नहीं,
उनका जो घर था नेहरू विहार वाला, जो ग्रेटर कैलाश में था, आप वहाँ पे कभी जाओ तो वहाँ पर आप देखोगे एक लैंप है जहाँ पर शिव की एक कोट लिखा हुआ है, एक तरफ अमृता का लिखा हुआ है, एक तरफ शायद वारिस शाह का लिखा है और एक किसी साहिर का लिखा हुआ है, और वो सबके मीनिंग एक है। तो सारे राइटर्स ने अब वो तो हो गया कि किस हायरार्की में कौन आया कौन गया, लेकिन सबने लगभग मेन थॉट वही कहा गया, जो पैराडॉक्स भी है ना, फर्मी पैराडॉक्स की दुनिया में हर चीज कही जा चुकी है और वो सिमिलैरिटी आ जाती है। और या तो अगर देखिए शब्दों शब्द पूरा हो कि किसी ने मैं तेनू फिर मिलांगे लिख कर, फिर किसी ने मैं तेनू फिर मिलांगे लिख दिया, एक सेंट्रल आइडिया तो मतलब ठीक है। और बहुत से होते हैं लोग, मतलब बीइंग अ राइटर मैं ये बात समझता हूँ कि इंस्पिरेशन होती है। हाँ, और मुझे लगता है कई बार सबकॉन्शियस में आपकी वो चीजें बैठी होती हैं और आपको लगता है शायद आपका ओरिजिनल थॉट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आया हुआ होता है। और उस टाइम पे जितना फेसबुक वगैरह था नहीं कि क्रॉस चेक कर ले। एक चीज और आपने बीच में ये बोली कि वो सपनों को लिखा करती थी। मैंने उनके बारे में ये भी सुना है कि उनको जो सपने आते थे वो उनका मतलब जानने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास भी जाती थी। तो क्या जीवन में बहुत सारी इतनी बोल्ड महिला जिसको हम कहते हैं कि जिसने अपने पति से उस समय में तलाक लिया, वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी लेकिन खुल के ये बात कहती थी कि मैं किसी और व्यक्ति से प्रेम करती हूँ, तो वहाँ पे क्या ऐसी उनके साथ मनस्थिति थी? क्योंकि सपने तो सभी देखते हैं लेकिन सभी साइकेट्रिस्ट के पास जाके ये नहीं पूछते हैं कि इन सपनों का मतलब क्या है। क्या आपको उनकी मानसिक अवस्था समझ में आती है इससे? 1944 उनका मिलना, 47 विभाजन, 1960 साहिर से अलग होना, ये 3 ऐसे इवेंट थे उनकी लाइफ में जिसने पूरा झकझोर के रख दिया था। देन सारा से लगा होता, सारा का सुसाइड हो जाता है। किसी भी इंसान के लाइफ में लगातार इतने मेजर इवेंट्स हो गए, और जिस तरह की वो सेंसिटिव थी, वो हर जगह देख रही थी, पंजाब में वो देख रही है भूख है, वो उनके जहन में बहुत ज्यादा घर कर गया था। और फिर अपने आप पे उनके सवाल उठना शुरू हो गए, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन से निकलने का उनको एक ही रास्ता दिखा, विपासना और साइकेट्रिस्ट से सलाह लेना। तो फिर साइकेट्रिस्ट ने बोला था वो जो एक मेथड होता है डेली जर्नल का कि आप जर्नल लिखने का, तो वही मेथड उनको दिया गया था कि आपको जो भी लिखेगा। उन्होंने कहा मुझे सपने बहुत आ रहे हैं, सपने लिखो। तो सपने लिखने से तो उससे उनको शायद साइकेट्रिस्ट को, तो साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि आप जो भी आपको समझ में आ रहा है आप लिखिए, उसे आप ट्रांसलेट करिए। और मुझे जो लगता है पर्सनली, जितना अमृता को पढ़ा है, जितना अमृता को जाना है, 4 ये सबसे बड़े किस्से उनके रहे थे लाइफ में। विभाजन ने तो सबको, पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दिया था, और उनका तो खुद का गांव पाकिस्तान चला गया था, तो वो तो पूरी एक मिट्टी पूरी दूर हो गई थी, फिर घर ही चला गया। फिर साहिर के जाने के बाद उनको बहुत ज्यादा वो हुआ था कि मुंबई मुझसे छीन लेता, और आखिरी में इमरोज चले गए थे, वो वापस आ गए। इमरोज को गुरदत्त साहब ने बुलाया था पेंटिंग के लिए, तो ये जाने वाले थे, तो अमृता ने मना कर दिया कि क्यों नहीं जाना। तो अमृता ने एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाई थी, छोटी सी। अमृता कहती हैं कि एक बार एक लड़की थी बहुत खूबसूरत सी, और 2 लड़के थे, एक बहुत खूबसूरत था, एक कम खूबसूरत था। तो जो बहुत खूबसूरत था, उसे खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है। तो वो जो कम खूबसूरत लड़का था, उससे खत लिखवाया करता था। तो वो खत लिख के देता, खूबसूरत लड़का लड़की को अपना खत पहुंचाता, दोनों को प्रेम हो गया, दोनों ने शादी कर ली। खतों का सिलसिला चलता रहा। शादी करने के बाद जंग छिड़ी, दोनों जंग पे चले गए, दोनों लड़के जंग पे चले गए, लेकिन तब भी खत लगातार आते रहते थे। फिर जंग में जो खूबसूरत लड़का था उसकी मौत हो गई, और जो कम खूबसूरत लड़का था वो जख्मी हो गया, क्योंकि दोस्त थे तो वो जानती थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। वो लड़की उससे मिलने गई और उसके कुछ खत लेकर गई वहाँ पर। उसने खत देखे, पढ़ के सुनाना शुरू किया, तो उसने मुँह-ज़बानी सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको खत याद थे। अब वो शौक में रह गई कि क्या था। तो फिर उसने बताया कि जब उसको ये 4 चीज़ मालूम पड़ी कि ये खत उसने लिखे हैं, और हॉस्पिटल पहुंची दौड़ी रोते हुए, तो उस लड़के की डेथ हो गई थी। तो फिर उस औरत ने कहा कि मैंने एक आदमी से प्यार करके उसे 2 बार खो दिया। सो बेसिकली इसका मतलब था, वो अमृता ये कह रही थी कि मुंबई ने हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ छीन लिया। हाँ, तो मैं एक आदमी से प्यार करके उसे 2 बार नहीं खो सकती हूँ। सो इमरोज जी ये चीज कोट करते थे अक्सर, तो इस वजह से उनको जाने नहीं दिया उन्होंने। मोहित, मेरे को लगता है कि अगर हम अमृता के बारे में बात करनी शुरू करें ना, तो इतना वास्ट टॉपिक है कि हम शायद पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन भी बात कर सकते हैं। इतनी कविताएं हैं, कहानियां हैं। लेकिन अभी जब मैं इसका रैप अप कर रही हूँ, तो एक आखिरी सवाल बस ये है कि आपको क्यों लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को अमृता को इतर साहिर या इतर इमरोज, वो जो लव स्टोरी है उसके इतर भी देखना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए? और अगर पढ़ना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए? जैसे एक एग्जाम्पल, मैंने उनकी शक्तिकणों की लीला एक किताब है, वो मैंने पढ़ी थी। वो अमृता की पूरी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है जब हम वो किताब पढ़ेंगे। और उसमें आखिर में, हालांकि उन्होंने कई सारे सूफी संतों और कई तमाम और संतों की भी बातें की है, लेकिन उनका एक पर्सपेक्टिव ये भी था उसमें कि उन्होंने और इमरोज ने साथ में कैसे संत को एनकाउंटर किया जिनके पास वायु सिद्धि थी, और उन्होंने उनको हवा में देखा। तो वो उनका एक होल अलग पर्सपेक्टिव है। आपको क्या लगता है कि जो आने वाले लोग हैं, जो अमृता से बहुत फैंटेसाइज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस लव स्टोरी,
वो उनकी, अगर वो उनसे फैंटेसाइज हो तो उनकी कहानियों को लेकर हो, उनकी कविताओं को लेकर हो, उनकी उस पर्सनालिटी को लेकर हो जो उनको एक लेखिका बनाती है, जो पीढ़ियों को इंस्पायर करती है कि वो और अच्छा लिखें, बेहतर करें, कविताएं कहने के गुण उनमें आए। जी। तो इससे मुझे लगता है कि अमृता इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि अमृता आसान है टू बिगिन विद। कहते हैं जब कहानियों को, अगर आपको हिंदी कहानियां पढ़नी तो आप प्रेमचंद से शुरुआत करिए। हाँ। तो आपको सीधा आप कितने पाकिस्तान पढ़ने लगेंगे या फिर फणीश्वरनाथ रेणु पढ़ने लगेंगे तो आपको डिफिकल्टीज आएंगी। तो आप सबसे पहले तो उसी तरीके से अमृता अगर कविताओं में देखें, नज़मों में, तो थोड़ा आसान रहता है। लेकिन उसके इधर जब आप उनकी ब्लैक रोज एंड एग्जिस्टेंस देखती हो, जो पूरी किताब है, उसमें बहुत बहुत अलग तरह की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। वहीं पे आप घोसला उनका उपन्यास पढ़ते हो, एकदम अलग उपन्यास है। पिंजर तो फिर भी विभाजन पे था, वो तो और वो फिल्म बन गई तो वो कई लोगों ने जान भी लिया उसके एक थी अनीता, उनका बहुत अच्छा उपन्यास है। संस्मरण कैसे लिखना है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि गद्य में कितनी विधाएं हैं। हर चीज कहानी हो रखी है। तो संस्मरण कैसे लिखे जाते हैं, कैसे संस्मरण होते हैं, एक थी सारा पढ़ के आपको लगेगा नहीं कि ये क्या था, ये कहानी थी, ये क्या था। उसके बाद में घोसला मैंने मेंशन की, वो भी बहुत अच्छी नॉवल है। फिर उनकी कहानियों का संग्रह है, जिसमें जंगली बूटी, गुलियाना का खत, वो कहानियां ऐसी हैं कि उस पर अगर एक पूरी वेब सीरीज बनाई जाए तो प्रॉपर बन सकती है। तो ये और ऑब्वियसली रसीदी टिकट इसलिए पढ़नी चाहिए कि वो तो निचोड़ है उनकी, निचोड़ है पूरा। दस्तावेज और उमा त्रिलोक के अमृता इमरोज, वो उनके इंस्टेंसेस बताते हैं उनकी लाइफ में, अगर आपको इंटरेस्ट है। बट अमृता का लिखा आपको नहीं मिलेगा। नागमणि के अगर अंक मिलते हैं, नागमणि में अमृता के बहुत सारे साक्षात्कार, इंटरव्यूज छपे हुए हैं, उसमें अमृता को और जानने को मिलता है आपको, जिसमें उन्होंने जवाब दिया। दस्तावेज में बहुत आखिरी में थोड़े से मेंशन है उसके, बट नागमणि अगर मिल जाती है तो ये एकदम मस्ट रीड है, जो आपको अमृता के पार दिखा देंगे कि अमृता और क्या थी। सो आई गेस वो किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। तो अमृता का मोहित खुद को अमृता का मोहित कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें और कविताएं सजेस्ट की हैं। इस पॉडकास्ट में भी बहुत सारी बातें की हैं अमृता को लेके। इन्हें अमृता क्यों पसंद है और लोगों को अमृता क्यों पढ़नी चाहिए, उस लव ट्रायंगल के अलावा अमृता क्या है, क्या उनका जीवन रहा, इन सब पे बातें की उन्होंने। थैंक यू मोहित, और बहुत अच्छी बातचीत हुई। हालांकि बहुत रैंडम थी, सोचा नहीं था कि ये सब बातें करेंगे, पर मुझे लगा कि जब आपसे मिल ही लिए तो अमृता पे बातचीत हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। आप लगातार ऐसे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। इसके अलावा आप अगर कविताएं लिखते हैं तो आप भी हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी कविताएं भेज सकते हैं। धन्यवाद।